आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध इंडिया, लखनऊ से। अवनीश जी, जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। एक छोटी सी खबर पे आपकी नजर मैं ले जाना चाहूंगा। कल जितनी भीड़ राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को घेर लूंगा, या करूंगा, वाह करूंगा, घेरबंदी कर दूंगा, बाड़बंदी कर दूंगा, उससे ज्यादा भीड़ कल डॉग लवर्स ने करोलबाग में कर दी थी दिल्ली में। कल पूरा करोलबाग 4 घंटे जाम रहा। ये हाल है हमारे राहुल गांधी जी का कि राहुल गांधी जी से ज्यादा समर्थक तो हमारे डोगेश भाई के हैं। उधर राहुल गांधी एसआईआर के ऊपर पिले पड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेके लाल किले से दहाड़ रहे थे। आज उनकी सारी बातों में मैं आपसे 3 पॉइंट्स में सिर्फ बात करूंगा। सबसे पहले आऊंगा मेक इन इंडिया को उन्होंने बदल के आज कर दिया मेड इन इंडिया। और उन्होंने बात बात में एक और बात कही, जो बात मुझे लगा कि हाँ, अब ये हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ जाती है, ले जाती है। वो था मेड इन इंडिया फॉर अदर्स। शुरुआत इससे करते हैं, फिर मैं आपसे हर पॉइंट पे 2 से 3 मिनट की एक चर्चा करूंगा। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 11 साल के एक छोटे से शासनकाल में, अपनी छोटी सी सरकार में, आज भारत को जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, रशिया और अमेरिका से ज्यादा बड़ी विजन दिखा दिए और उनसे कहीं ज्यादा बड़ी सोच हमारे भारतीयों की कर दी? ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं इस बड़े संदर्भ जो आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया, 100 मिनट से लंबा उनका उद्बोधन रहा, उस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इंट्रो में आपने डॉग लवर वर्सेस राहुल गांधी की बात की। तो अभिव्यक्ति की आजादी के धनी लोग हैं ये लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। एक बच्ची अभिव्यक्ति कर रही है और सड़क पर घूमते हमारे जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर, या आप कह सकते हैं लोग मीडिया के यूट्यूबर पत्रकार ने जब एक बालक बालिका से पूछा, तो जरा ऑडियो सुना रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं लाल किले पे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता का ध्यान कांग्रेस के चुनाव आयोग वाले मुद्दे से ज्यादा कुत्तों के मुद्दे पर? क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। ये जेन जे का उद्गार है। जो राहुल गांधी अपनी मछलियां ऐसे ऐसे दिखाते हैं टी शर्ट पहनकर और कहते हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कांग्रेस ऐसे उदाहरण रखती है कि 58 साल 60 साल के रमेश चेन्निथला कभी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और आज अपने 60 साल की उम्र के बेहद नजदीक पहुंचने वाले राहुल गांधी अभी लॉन्च हो रहे हैं। बहरहाल हटाते हैं इस पूरी नकारात्मकता को। वो युवा ने आपको बता दिया, आपके दर्शकों को बता दिया कि कांग्रेस वर्सेस डॉग लवर का क्या मामला है। अब आते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने। आपने बहुत एक सुंदर बात कही। प्रधानमंत्री ने टुकड़े टुकड़े में क्या क्या बातें की हैं, उस आयामों पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। और प्रधानमंत्री की एक आदत है, काम करके रिपोर्ट कार्ड देते हैं। ये कोरा भाषण नहीं था। जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहना शुरू किया, तो कल ही शाम को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे और अपना शौर्य दिखाए हुए हमारे जांबाज इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मेडल्स दिए हैं, उन्हें सम्मान दिया है, उसकी घोषणा की। उसके बाद फिर उनके प्रशस्ति गान को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा। ये तो रहा ऑपरेशन सिंदूर में हमारा शौर्य। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो अब तक की सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने मुंह से कही है, उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, दामाद गैंग, उसके अलावा घुसपैठिया, जो डेमोग्राफी चेंज की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, उन्होंने कहा सीमाओं पर जो डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही है, उसी के साथ उन्होंने लैंड जिहाद को आज वैलिडेट किया, इस समस्या को। उसी के साथ इन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और बाकी जितने भी इस तरह के अतिक्रमण हमारे देश में हो रहे हो, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनको एड्रेस किया। और सिर्फ एड्रेस नहीं किया,
मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी पहले काम कर लेते हैं, पहले नोट छाप लेते हैं, तब नोटबंदी करते हैं। ये अलग बात है कि सूत्र जिनके मर चुके, दलाली अब सरकार के आसपास नहीं चलती, इसलिए सूत्र आधारित पत्रकारिता करने वाले और स्टूडियो में बैठ के कैबिनेट बनाने वाले वो दिन चले गए। किसी को खबर नहीं थी। अचानक नोटबंदी की घोषणा होती है, लेकिन नोट पहले ही छप गए थे। जब प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से या कहीं अन्यत्र भी, अगर किसी को याद हो कि प्रधानमंत्री ने कम से कम अवैध घुसपैठियों के बारे में कभी कुछ बोला हो इन 11 सालों में, नहीं बोला है। गृहमंत्री जी ने अलग अलग बार बोला है क्योंकि उनका विभाग है, वो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और सरकारों के नेता बोलते रहे, मुख्यमंत्री बोलते रहे, चाहे वो आदित्यनाथ जी हो चाहे बाकी मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि हर मुख्यमंत्री के पास अमूमन उस प्रदेश का गृह विभाग भी होता है, तो घुसपैठ वगैरह की समस्या सीधे सीधे गृह विभाग के अंदर आती है। अमित शाह जी तमाम बार बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला, और सिर्फ बोला नहीं, यही मैं कहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक टास्क फोर्स का इंटेंसिव डेमोग्राफिक चेंज मिशन, जिसको कि एक टाइम बाउंड कार्यक्रम देंगे, और प्रधानमंत्री टाइम बाउंड प्रोग्राम चलाने के लिए जाने जाते हैं। वो एक टाइम बाउंड पैन इंडिया यानी नेशन वाइड घुसपैठियों को पहचानने का और डेमोग्राफी चेंज को उन्होंने परिभाषित भी किया कि डेमोग्राफी चेंज से उनका मतलब क्या है। उन्होंने कहा घुसपैठिया अवैध, उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा मिशन स्तर पर। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने की, जिसको ऑलरेडी वो बना चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, और आज उन्होंने उसकी घोषणा की। ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं नन्हे कि भैया 11 साल बाद इसकी याद आई, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाला देश है। इस देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में कैसा समन्वय, कैसा संबंध रहता है, ये भी लोगों ने देखा है। जब वो कह रहे थे कि देश के सीमांत इलाकों से, तो वो पश्चिम बंगाल की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल में चाहे 32 साल लेफ्ट की सरकार रही हो या उसके बाद ममता बनर्जी जैसी मजहब प्रेमी सरकार रही हो, उन्होंने कितना सहयोग किया है इन सरकारों के साथ। अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को न सिर्फ बसाया है, बल्कि इससे पहले केंद्र की सरकार कांग्रेस की, उसके साथ मिलकर यह काम राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। यही वजह है कि आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे सनातन तीर्थ स्थलों पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया मिल जाते हैं। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे ऐसे इलाकों में घुसपैठिया बैठ जाते हैं। तो ये नेशन वाइड राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भारत की अब तक की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। ये केवल जनसंख्यात्मक उपलब्धि नहीं है, ये केवल घुसपैठियों को बाहर करने की उपलब्धि नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात की, तो उन्होंने कहा ये हमारी बहू बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि जब 10 सालों में उन्होंने सारी चीजें देख लिया, तिया पांचा देख लिया, सारी वैधानिकता देख ली, तब इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में उतारा है। और अब किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है, दम नहीं है कि इस कार्यक्रम को वो अपने प्रदेश में न होने दे, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही जिसकी घोषणा आज प्रधानमंत्री ने की। इसी के साथ राहुल गांधी और विपक्ष को भी नरेंद्र मोदी से पाला लेने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा, नहीं हो पाएगा इनसे। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की एक ऐसी कहानी, जहरीली कहानी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बोने का प्रयास किया कि साहब निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में रिजर्वेशन दीजिए। प्रधानमंत्री ने आज युवकों के लिए जो घोषणा की है कि अगर कोई भी नवयुवक जो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी लेगा, उसे 15,000 रुपए की राष्ट्रीय सहायता दी जाएगी। और इसका बजट कितना रखा है? 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का। अच्छा, केवल ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा एक बच्चा जाएगा, हमारी बेटी जाएगी और नौकरी लेगी तो उसको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, बल्कि इसी कार्यक्रम में एक और हिस्सा है जिसमें जो कॉर्पोरेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करेंगी अपने सेक्टर में, उनको भी सरकार अलग अलग तरीके का प्रोत्साहन देगी। इनसे 2 चीजें हासिल होंगी।
एक, सीधे सीधे नौकरी के रास्ते नए सृजन। दूसरा, कारपोरेट में रिजर्वेशन के इस बदबूदार माहौल जो कांग्रेस और कांग्रेसी को सिस्टम बना रहा है, इसका काउंटर। तीसरा, जो सबसे बड़ी चीज है, वो इस देश के युवाओं का लोक में सृजन और सरकारी नौकरियां जो कि बहुत छोटी और सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और उपलब्ध रह सकती हैं, वहां से लोगों का थोड़ा, हमारे युवाओं की एक नई प्रेफरेंस में बदलाव होगा। तो ये एक बहुत बड़ी योजना। तीसरी जो सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने की, उसके बाद मैं विराम दूंगा, जो 3 सबसे हाईलाइट, एक, अवैध जो घुसपैठियां हैं उनको। दूसरा, हमारे बच्चों के रोजगार सृजन, जिसके लिए 1 लाख करोड़। और जो तीसरी सबसे बड़ी, ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता गिनाने के बाद उन्होंने जब बताया कि हमारे धार्मिक स्थलों, और धार्मिक स्थल जब कह रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हरमंदिर साहब के ऊपर जो पाकिस्तान ने दुष्टता वाली कोशिश की थी, आज प्रधानमंत्री ने उसको भी वैलिडेट किया। ऐसे में बाज आना चाहिए उन सारे लोगों को जो लोग इस अटेम्प्ट के खिलाफ भी ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे थे, चाहे वो मुख्य ग्रंथी रहे हों, चाहे पंजाब के और लोग रहे हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न केवल सैन्य ठिकाने, बल्कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे सिविल इलाके जिसमें बड़ी कॉलोनियां, बड़ी आबादी, हमारे बांध, और साथ में उन्होंने कहा हमारे धार्मिक स्थल, इसके लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन, सुदर्शन चक्र नाम की योजना का ऐलान किया, जिसका उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 2035 तक योजना, अगले 10 सालों में वो पूरा करेंगे, जिसमें न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम, न सिर्फ वहां पर किसी भी तरह के हमले युद्ध की स्थिति में हो तो हमारे धार्मिक स्थल, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे एयरपोर्ट, हमारे बड़े कमर्शियल्स, हमारे कारपोरेट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स, हमारी शहरी आबादी, हमारी ग्रामीण आबादी, इन सारों की सुरक्षा न सिर्फ होगी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि केवल सुरक्षा नहीं, डबल स्पीड से काउंटर अटैक की भी सुविधा होगी, और ये सब कुछ स्वदेशी करने वाले हैं। इस योजना को उन्होंने आज घोषणा की। 2 और महत्वपूर्ण योजनाएं बता देता हूं। जिस देश में आलू, प्याज, टमाटर पर सरकारें गिर जाया करती हों, जिस देश में खैनी, तंबाकू, लिपस्टिक और चूड़ी महंगा होने पर समाज में बहुत बड़ा विमर्श खड़ा किया जाता हो, वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दिवाली आ रही है और दिवाली पर देशवासियों आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, नया जीएसटी का फॉर्मेट। और नया जीएसटी का फॉर्मेट ये साफ तौर पर बताता है कि दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं, आम आदमी, जो हमारा छोटा क्लास है, जो हमारा अर्निंग क्लास है, जो हमारा मजदूर क्लास है, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसको एक बहुत बड़ी भारी रियायत मिलने जा रही है इस नए जीएसटी से। और 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर अगर 0 टैक्सेशन कर चुके हैं प्रधानमंत्री, तो इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐसा होगा डेली कंजम्पशन वाला, जो मध्यम वर्ग और दुर्बल आय वर्ग को प्रभावित करता है, उस पर जीएसटी 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, या बहुत थोड़ी सी नाम भर की जीएसटी हो सकती है। इसका संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया। और इसी के साथ यूएस से जो हमारा इस समय टैरिफ वॉर चल रही है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया। और जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तो उधर सुदूर अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हो रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया सुन ले, हम अपने किसानों के लिए, हम अपने फिशर्समैन के लिए, हम अपने पशुपालकों के लिए दीवार बन के खड़ा है मोदी। ये सीधा सीधा ऐलान था। और इमरजेंसी की याद दिलाते हुए उन्हें कांग्रेस को पापी तक कहा। तो इन्होंने न देश के भीतर मौजूद दुश्मनों को छोड़ा, 2.5 मोर्चे में से आधे मोर्चा जो घुसपैठियों का समर्थन करता है उसको भी नहीं छोड़ा। इसी के साथ विकास की बातें की, विकास की योजनाओं को गिनाया, और देश के बाहर बैठे हुए भारत के शत्रुओं को भी उनकी औकात दिखाई। अब मैं आपको एक और, आपने जो एक बहुत मुझसे जब आपकी सवेरे भी चर्चा हो रही थी इसको लेकर, तो आपने मुझे एक बात याद दिलाई जो आपने भी उसका आपने जिक्र नहीं किया। आपने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी पे जो काम हो रहा है
अगले 2 दशकों में मोदी जी ने कहा है कि हम आज हमारी जो कैपेसिटी है हम उसको कई गुना बढ़ा देंगे। मतलब इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मुझसे पिछले दिनों आपके भी कई सारे वामपंथी मित्र हैं, तो वो 56 इंच के पृष्ठभाग वाले भी आपके एक मित्र हैं। लोगों के 56 इंच का चीना होता है, उनका 56 इंच का पृष्ठभाग है। नाम नहीं लूंगा भाई, हमारे बड़े सम्मानी है, बड़ा सम्मान देते हैं आपको। तो वैसे ही मेरे एक मित्र, उनसे मेरी बात हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग पंजाब से मनाली गए थे आज से करीब 1 महीना पहले। हल्की हल्की बरसात चालू हुई तो लैंडस्लाइड्स होती हैं। नियम है कि जब नया पहाड़ कटेगा तो वो 4-5 साल तक धसेगा, वो हर बरसात में। और इधर तो इस बार कुछ ज्यादा ही बरसात है, मतलब सच में त्रासदी है। नेशनल इमरजेंसी है हिमाचल प्रदेश में। तो वो मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। अटल टनल तक गए थे हम, उसके आगे भी गए। उस पहली बार मैं अटल टनल क्रॉस करके आगे गया, और मैं आपको बताना चाहूंगा अवनीश जी इस वीडियो के माध्यम से, असली हिमाचल अटल टनल के उस पार बसता है। अगर सुंदरता देखनी है हिमालय की, हिंदुस्तान की, तो अटल टनल क्रॉस करके 50 किलोमीटर और आगे जाइए, तो आपको पता चलेगा कि सच में हिमालय है क्या और उसकी सुंदरता क्या है। उसका विकराल रूप आपको वहां देखने को मिलता है। मैंने उनको एक बात कही, वो कहते हैं कि यार क्या है डेली लाइफ में क्या फर्क डाला। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं क्या फर्क डाला। आप जानते हैं कि मैं मुगल सराय में रहता हूं, आजकल दीनदयाल उपाध्याय नगर, रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड और एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी अब शायद दूसरे नंबर पे हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अखिलेश यादव की सरकार में 7 से 8 घंटे बिजली रहती थी। मुगल सराय से मेरा गांव मात्र 40 किलोमीटर, आप आए हैं कई बार, बिजली 5 घंटे रहती थी। आज 2017 में जब योगी जी की सरकार आई थी तो हम लोग को यह विश्वास था कि नहीं बिजली तो आएगी, आज 18 घंटे रहती है। आज मुगल सराय जैसे शहर में 20 घंटे रहती है। ये मेरे निजी जीवन में ये फर्क पड़ा है कि आज मेरे घर के सामने से 3 किलोमीटर दूर से गंगा एक्सप्रेसवे निकलने जा रहा है, 10 किलोमीटर दूर से एक नेशनल हाईवे निकलता है, 40 किलोमीटर दूर से एक एक्सप्रेसवे निकलता है जिसपे मैं जब एक बार चढ़ता हूं तो लखनऊ होते हुए दिल्ली आने में मुझे 8 घंटे लगते हैं। मैं 800 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी शहर में एंटर किए दिल्ली आ जाता हूं 8 घंटे में। पहले इसी यात्रा में 16-17 घंटे लगते थे। ये मेरे निजी जीवन में फर्क आया है। लोग कहते हैं बिजली का क्या फर्क होता है। आप यकीन मानिए अवनीश जी, बनारस में इंडस्ट्रियल एरिया में 2-3 प्लांट आ गए, अमूल का दूध का प्लांट आ गया और दूध सागर डेयरी, और 2-3 डेयरीज आ गई। हमारे गांव में कलेक्शन सेंटर खुला है, 3 कलेक्शन सेंटर। आप सोच के देखिए, पहले जो शाम का दूध किसान अपने घर में यूज करता था और वो खप जाता था, उसका कोई यूज नहीं था, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। सवेरे का दूध तो मार्केट में जाता था पर शाम का दूध किसी काम का नहीं था। आज शाम का दूध आदमी अपने घर में या तो फ्रीज कर लेता है, फ्रीजर में रख लेता है, डीप फ्रीजर में रख लेता है, या कलेक्शन सेंटर पे दे आता है। कलेक्शन सेंटर वाला उस दूध को फैट नाप के अपने यहाँ रख लेता है और सवेरे गाड़ी आती है और अमूल के प्लांट पे ले जाती है। ये फर्क आया है मोदी जी के आने की वजह से और मोदी जी की इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। अब मैं एक और की पॉइंट आपको याद दिलाऊं। आज मोदी जी ने जी बातों बातों में पाकिस्तान को एक बड़ा कड़ा मैसेज दिया। आसिम मुनीर ने जो वहां बैठ के अमेरिका में एक धमकी दी थी ना कि तुम बना लो डैम, हम डैम को उड़ा देंगे, हम आधी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इधर एक्चुअली राहुल गांधी ये जो अपनी बकवासबाजी करता है ना, लोग एक बहुत अहम मुद्दे को भूल गए। आपको बता दूं कि कल मोदी जी ने ग्लोबल टेंडर कॉल किया था इंडस वैली पे, इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर बांध बनाने का। और आपको पता है एक टर्की की कंपनी ने सबसे लोएस्ट बिडर थी, वो टेक्निकली वो बेचारी वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। और वैसे भी जानते हैं वो, चले टर्की को मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान की आसिम मुनीर उस मदरसे छाप की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं है। जो उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया ना, वो हमारे किसान बंधु हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे पशुपालक हो, या आज तक भारत को हमेशा उन्होंने एक चीज कहा है कि भारत सर्वोपरि है। वो तिरंगे का मान नहीं घटना चाहिए, भारत देश का मान नहीं घटना चाहिए। मेरी और आपकी औकात क्या है। आज मोदी जी ने पॉइंट पॉइंट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जिन कड़े हाथों से पाकिस्तान को, अमेरिका को और चाइना को जो जवाब दिया है, आप सोच के देखिए। आज तक चाइना की गुंडागर्दी क्या थी कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता था। आज तक उसकी सारी यही गुंडागर्दी थी कि सेमीकंडक्टर चिप हमारे यहां नहीं बन पाती थी तो हमको वो चाइना से लेनी पड़ती थी और चाइना की मनमर्जी सहनी पड़ती थी। आज मोदी जी ने विश्वास दिलाया है पूरे देश को
कि 2047 तक विकसित भारत होगा और 2025 के अंत तक भारत में मेड इन इंडिया के तहत पहली सेमीकंडक्टर चिप निकल के आएगी। ये वो मुख्य पॉइंट है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। SIR हो, फर्जी वोट हो। अच्छा आप बताइए, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने तो मुझसे ज्यादा कांग्रेस का और वामपंथ का और माओवाद का शासन देखा है। आज मोदी जी ने कहा ना कि उस लाल आतंक से हमारा देश अब करीब करीब निजात पा चुका है और वो इलाके अब बहुत जल्दी हरित क्रांति और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और उनका विकास होगा। आपको पता है, आपको तो खूब अच्छे से पता है, मैं दर्शकों को भी एक बार याद दिलाऊं, 1952 का रामपुर का चुनाव याद है राहुल जी? है मौलाना जी हार गए थे, लेकिन पंत जी को उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके और पंत जी ने आगे DM की आर्म ट्विस्टिंग करके कैसे कैसे उनको जिताया है। आपसे बड़ा वोट चोर इस देश में कोई हुआ है? अम्मा इटली की नागरिक थी, लेकिन सन 80 में उनका वोटर ID कार्ड बन गया था, वोटर लिस्ट में आ गई थी। सन 71 में मारुति का जन्म हुआ है और वो संजय गांधी की, मैं कहूंगा कि वो ठीक है, उनका ब्रेन चाइल्ड था। एक इटली की नागरिक। आज का कानून क्या है मैं नहीं जानता हूं, तब तो कानून था कि कोई भी विदेशी महिला या पुरुष किसी भी भारतीय कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकते। सन 71 में सोनिया गांधी मारुति उद्योग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गई थी। तो आपसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्म ट्विस्टिंग हो, वोटर्स की आर्म ट्विस्टिंग हो या आम जनता का दोहन हो, अरे वो राजीव गांधी थे ना जिन्होंने कहा था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं और 15 रुपए पहुंचते हैं। तो आपसे ज्यादा भ्रष्ट, आपसे ज्यादा देश का दोहन किसी और राज्य सरकार ने या किसी केंद्र सरकार ने किया है, और आज भी आप वही काम कर रहे हैं। मुझे वो याद है, सुप्रिया श्रीनेत का 99 सीट्स जीत गए, अपनी विजय बता रहे थे, हार नहीं हमने कुछ सीखा है, मतलब वो तरह तरह की लंबी लंबी फेंक रही थी। अब ये कहते कि नहीं, पूरे का पूरा 2024 का चुनाव ही रिग्ड था। इनको 1-1.25 साल बाद याद आया। पता है अवनीश जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आप और हम तो बिहार जा भी आए और आगे भी जाएंगे। पता राहुल गांधी को भी है, पता तेजस्वी यादव को भी है, पता पूरे के पूरे इंडिया अलायंस को है कि 2025 का बिहार चुनाव बहुत बुरी तरह हारेंगे। और जब 2025 हारेंगे ना, तो 2027 1.25 साल बाद ही है, 1.5 साल बाद। और आपको पता है कि 22 जिले उत्तर प्रदेश के, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, वो बिहार से लगते हैं, प्रभावित होते हैं। बिहार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन हमारे जिलों में रहती है। तो वो आपको पता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का भी प्रभावित होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस आपसे एक आखिरी पॉइंट पे बात करूंगा जाते जाते, कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस कट्टरता से, जिस साहस से, जिस शौर्य से डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है, उसका भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य तो तब होता है जब आपको वर्तमान में कुछ होता हुआ दिखाई न दे, तब आप भविष्य की बात करते हैं। आप वर्तमान में देख के अंदाजा लगाइए ना कि आगे आने वाला भविष्य क्या है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों खींचे हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप को जरूर आपने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका को डिस्टर्ब किया है। उनकी कौन सी नस दबाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की चीखें बता रही हैं। दूसरा, आज का वर्तमान क्या है? भारत अपने कृषि क्षेत्र को, अपने डेयरी क्षेत्र को नहीं खोल रहा तो नहीं खोल रहा, और मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके पास आज आधार क्यों है? 1991 में जब डंकल प्रपोजल आया था अमेरिका की तरफ से, इसी तरह आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर और आपके डेयरी सेक्टर को खोलने की कवायद उस समय भी प्रेशराइज किया था अमेरिका ने। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, नहीं मानी। मैं साधुवाद देता हूं, तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी। राहुल गांधी जैसा बेपटरी का आदमी, जिसके एजेंडे कुछ और हैं, जिसका रिमोट कहीं और है, वो अपने ही कांग्रेस की पुरानी सरकारों के खिलाफ अगर चल रहा है तो उसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज का वर्तमान ये बताता है कि भारत प्रथम के भाव से जी रहा है। ये अलग बात है कि ट्रंप भी यूएस फर्स्ट के भाव से जी रहे हैं, तो ये टकराहट होना लाजमी है, और ये व्यापार के रिलेशंस है, ये आज नहीं तो कल इसको सेटल होना है। मैं अपनी अंतिम बात एक कहता हूं। आपने एक बात कही ना कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि क्या बदलाव आ गया, ये छोटी सी बिजली आ गई, इससे हमको क्या हो गया? उससे भी बिजली तो बहुत बड़ी चीज है, बिजली तो बहुत बड़ी चीज है।
मैं बहुत छोटी सी 2 चीजें सिर्फ आपको बता रहा हूं, और कैसे बिल्कुल छोटे से बदलाव करके बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। जरा इसको देखिएगा। 2014 से 19 के पहले टर्म में नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने ठाना कि हर घर शौचालय बनवाएंगे वो, और हर घर शौचालय योजना का सबसे बड़ा मजाक अगर किसी ने उड़ाया तो इसी कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने और इसके इकोसिस्टम ने उड़ाया था। लेकिन हर घर शौचालय 100% ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से, लोगों की भागीदारी से, लोगों की भागीदारी मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर आपको अपने घर में शौचालय बनवाना है तो पहले कंपोस्ट का गड्ढा आप अपने स्तर पर खुदवाइए, या खुद खोदिए या मजदूर लगा के खोदिए। जब वो गड्ढा खुद जाता था तो वहां पर पंचायत सेक्रेटरी जाता था, उसका फोटो खींचता था, जियो टैगिंग करता था, जियो टैगिंग करके जब वो अपलोड करता था तो शौचालय की पहली किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से अकाउंट में आ जाती थी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके पहले भी शौचालय बनवाए थे। मजाक क्यों उड़ाया कांग्रेस के राहुल गांधी ने? क्यों? क्योंकि पहले जो इंदिरा आवास योजना, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जैसी योजना थी, पहले भी जो हर घर शौचालय बनवाए गए थे वो इफेक्टिव नहीं रहे। उसमें लोगों ने उपला रखना शुरू किया, वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं आए। क्यों? क्योंकि सरकारी जो ठेकेदार थे और सरकारी मशीन ने बंदर बांट करके किया। यहां क्या हुआ? उसी योजना में आपने लाभार्थी को जोड़ दिया, और लाभार्थी को जोड़ने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? 12,000 रुपए प्रति शौचालय आया। लोगों ने अपनी तरफ से 5-7 हजार 8 हजार रुपए एवरेज उसमें पूल किया, और पूल करके उसमें बढ़िया टाइल्स लगाए, उसमें बढ़िया फ्लश सिस्टम लगाया, बढ़िया शावर लगाया, और वो सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। तो जब आप इस तरह की बंदिशों से मुक्त करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा पीपल फ्रेंडली सरकार। आज जब बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, सरकारी योजनाओं की सिर्फ घोषणा नहीं, और उससे हुआ क्या? उससे आपके बहन बेटियों की इज्जत बची, गांव में छेड़खानी बची, तमाम तरीके की ऐसी बदतमीजियां बची जो हमारी बहन बेटियों महिलाओं के साथ होती थी। उसी से जुड़ी हुई एक और चीज, जब आपने खुले में शौच बंद कराया तो गांव गांव में सैनिटाइजेशन का लेवल ऊंचा हुआ। और एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के, पूरी उत्तर प्रदेश से देता हूं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और गृह इलाके हैं। गोरखपुर, पडरौना, महाराजगंज, गोपालगंज, बिहार के इलाके सीमावर्ती, और इधर आपका नेपाल का इलाका। जापानी इंसेफेलाइटिस सबको याद होगा, डॉक्टर कफील। हजार हजार बच्चों की मौतें होती थी। और क्यों मौतें होती थी? क्योंकि गंदे मलमूत्र वाले जल, जो सैनिटाइज्ड एरिया थे, वहां से उसके कीटाणु मच्छरों से और धान के खेतों से आते थे, बच्चों को काटते थे। और साल दर साल पिछले 40 साल का ये कोड था, लाखों जाने जा चुकी हैं। लेकिन किसी ने ये पता करने का प्रयास किया कि अचानक 2018-19 आते आते ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि आज जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें बिल्कुल शून्य हैं। ये क्या था? ये सैनिटाइजेशन का कमाल था। ये पक्की नालियां, ये बाहर में खुले में शौच का बंद होना, और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिससे ये छोटे छोटे काम करके इतनी बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। फिर सड़क और बिजली तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए समग्रता में चीजों को देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने उस मिथक को भी आज तोड़ा है। 240 सीट देने के बाद प्रधानमंत्री को कमजोर मत समझना। आज प्रधानमंत्री कमिटेड ही नहीं, आगे आने वाले अपने तेवर का संकेत दे रहे थे। जी, वैसे जाते जाते 2 चीजों पे और ध्यान दूंगा। मुझे और आपको दोनों को वजन घटाने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है वजन घटाओ। भाई वो तो पर्सनली उन्होंने मेरे ऊपर बोला है। जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने अभी अपडेट किया। उन्होंने कहा कि भाई मोटापे से मैं बड़ा परेशान हूं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मोटापा तो बहुत नहीं है, लेकिन तो बिल्कुल मोदी जी, हम आपको वादा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए एक सौगात दे गए। उन्होंने कहा है कि 2036 जो ओलंपिक के लिए बिड कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, अंबानी जी और उनकी वाइफ। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तुम्हें मुबारक हो, बधाई हो तुम्हारे साथियों को। और उन्होंने कहा है कि 2036 तक जैसे चाइना स्पोर्टिंग पावर हाउस है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी है, वैसे ही इंडिया भी एक स्पोर्टिंग पावर हाउस होगा। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से खिलाड़ियों के लिए भी कुछ दिया। मैं मोदी जी को साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी प्रारब्ध और
बाबा की खरी खोटी मिलके बिहार यात्रा पे जा रहे हैं। आप सभी का सहयोग लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।